बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल ने ईरान के ऊपर तो हमला कर दिया है और इस हमले के नतीजे में ईरान को एक तरह से बहुत शदीद नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ऐसा लम्हा है जहाँ पर सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ-साथ जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, जो वो बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पार्टी के अंदर रखने डाल रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, वो क्या मामला है? पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इस वक़्त क्या चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ वफाकी बजट के बाद अब सूबाई बजट जो है, वो भी मंज़र आम पर आना शुरू हो गया है। उस पर भी थोड़ी-सी नज़र डालेंगे कि कैसे मैडम मुख्यमंत्री जी नवाज़ लाल नेहरू साहब की जो बेटी हैं मरियम नवाज़ साहिबा वो किस तरीके का बजट पेश कर रही हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे अवाम को चूना लगाया जा रहा है, उस पर भी आज के इस व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान जो है वो खामोश तो नहीं रह सकता। सऊदी अरब ने पहल की, सऊदी अरब ने उसकी मज़म्मत की, सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। उसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी इस हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। ईरान को काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुँचा है क्योंकि उनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, जो बेसिस थे, जो जहाँ पर उनकी जौहरी हथियारों के हवाले से सारे मामलात चल रहे थे, उनको उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखें किस तरीके से कितना एक्यूरेटली इसराइल ने हिट किया है। इसकी वजह यही है कि ईरान के अंदर जो इसराइली जासूस हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो ईरान के अंदर पूरे उसके साथ फुल थ्रॉटली जो है वो वहाँ पर काम कर रही है। फिर ईरान के अपने अंदर जो है वो एक बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों के अंदर हमेशा से गद्दार अपने ही पाए जाते हैं और हम अगर मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, तारीख़ उठा के देख लें, तो खुलफ़ाए राशिदीन के बाद बल्कि उनके दौर में हज़रत अली के दौर के में ही से ही ये मामला जो है वो शुरू हो गया था और जो ख़ारजी थे और इसके बाद सारा मामला जो है वो सबके सामने है। हिस्ट्री पूरी पड़ी हुई है कि मुसलमानों के अंदर से गद्दार जो हैं, वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं और यही हुआ है ईरान के साथ। ईरान जो है वो सेटबैक नहीं करेगा, ईरान बैठेगा तो नहीं, यकीनी तौर पर उसका जवाब ज़रूर देगा। अमेरिका इस मामले में बिल्कुल लाताल्की का ऐलान कर रहा है, लेकिन ईरान ये समझ रहा है कि ये सारा मामला जो है वो बैक्ड बाय यूएस है। अब इस सारे मामले में पाकिस्तान का क्या किरदार है? देखें इस वक़्त जो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वो दौरे अमेरिका के अंदर हैं और वो दौरे अमेरिका पर हैं। उनके खिलाफ वहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन इस सारी जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, इस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में उनका वहाँ पर अमेरिका में मौजूद होना, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब दौरे रूस पे थे और रूस और यूक्रेन की वार शुरू हो गई थी, तो उसमें पूरी दुनिया को ये पैगाम और ये बावर करवाने की कोशिश की गई, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर से बल्कि पाकिस्तान की अपनी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कि देखें जी ये तो रूस के साथ मिल गए हैं और ये सारा कुछ जो है जब अमेरिका जब दौरे रूस था इमरान खान साहब का, तो जो उस वक़्त के सहाफ़ी थे जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कनेक्टेड थे, ना कि पीटीआई के साथ बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि उस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत बड़ी रखना पड़ चुकी थी। जनरल बाजवा और दीगर जो लोग थे, उनके दरमियान जो है वो मामलात कोई इतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे। तो वो जो लॉबी जो जनरल बाजवा के खिलाफ थी या जनरल बाजवा के साथ नहीं थी या एस्टैब्लिशमेंट ने जो अपना नैरेटिव जो है वो साइड जो है वो तब्दील कर लिया था, वो उन लोगों को, उन सहाफ़ियों को फ़ीड कर रहे थे कि ये दौरा इमरान खान को मनसूख कर देना चाहिए क्योंकि अमेरिका जो है वो इसके ऊपर बड़ा वो करेगा कि देखें जी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रूस में बैठा हुआ है और यही नैरेटिव जो है वो अमेरिका को भी बताया गया। अमेरिका में भी लॉबिंग की गई। हुसैन हक्कानी जैसे जो लोग हैं, जो थर्ड क्लास लोग हैं, जो अपने वतन को बेचकर वहाँ पर अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने लॉबिंग की। वहाँ पे जनरल बाजवा साहब ने भी उनकी बड़ी सपोर्ट की और जो गंजा शैतान था, असल में गंजा शैतान जो अरशद शरीफ साहब जिनको गंजा शैतान कहते थे, वो गंजा शैतान तमाम सहाफ़ियों को ये फ़ीड कर रहा था कि देखें जी वज़ीर-ए-आज़म साहब तो रूस में बैठे हुए हैं और यूक्रेन की जंग लग गई है, इसमें बड़ा मामलात जो है पाकिस्तान के खिलाफ चले जाएँगे। तो ये सारी फ़ीड उस वक़्त की जाती रही। अब चूँकि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक़्त अमेरिका में मौजूद हैं, तो क्या ईरान ये नहीं समझेगा, उम्मत मुस्लिमा ये नहीं समझेगी कि पाकिस्तान का फ़ील्ड मार्शल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ इस वक़्त अमेरिका में बैठा हुआ है और अमेरिका का सबसे बड़ा हमायती इसराइल जो है या इसराइल का सबसे बड़ा हमायती अमेरिका जो है, उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। तो ये इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, नताइज होंगे। ज़ाहिर है ईरानी लोग और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है और उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस
सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं होना चाहिए। इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान को आर्मी चीफ साहब को अपना जो दौरा अमेरिका है वो फौरी तौर पर मनसूख करना चाहिए। वहाँ पर ये पैगाम देना चाहिए कि हम इस वक़्त जो है अपनी उम्मत मुस्लिमा, ब्रादर इस्लामी मुल्क और अपने हमसाए मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन हमें पता है कि ये इनमें ना कमिटमेंट है, ना इनकी कैपेसिटी है, ना इनकी इतनी हिम्मत है। ये वही लोग हैं जो कल भी हमने बात की थी कि ये तो ये समझते हैं कि अमेरिका के वेंटिलेटर पर पाकिस्तान जो है वो मौजूद है। तो ये सूरत हाल है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है खित्ते के अंदर, और इसके इम्पैक्ट जो है वो इस मौजूदा सिनेरियो में जो कि फील्ड मार्शल साहब अमेरिका में मौजूद हैं, उससे भी बड़े जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ अंदरूनी मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है तकरीबन 2 रोज़ पहले, उस मीटिंग के अंदर अली अमीन गंडापुर को बड़े उनके बयानात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्त तनकीद की गई है। वो बयान जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम आएँगे इस्लामाबाद गोलियाँ चलाएँगे, इस बार गोलियाँ नहीं खाएँगे, संदकें खोदेंगे, पहाड़ों से आएँगे, गोली किसी ने चलाई तो हम भी गोली मारेंगे। इस बयान को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, गुस्से में है, शदीद बरहमी का इज़हार किया। सियासी कमेटी के इजलास के अंदर रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ था कि इस तरह के बयानात देने से हमारा जो सियासी मौक़िफ़ है वो कमज़ोर पड़ता है, हम इस तरह लगते हैं कि कोई मिलिटेंट जमात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये हमारे अपने जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उसके नज़रिए के बिल्कुल खिलाफ हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जब बयान दिया तो सियासी कमेटी के अंदर बहुत सारे रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ था कि ये एक जवाज़ फ़राहम करने के मुतरादिफ़ है हुकूमत को, कि पंजाब हुकूमत को ख़ास तौर पर, वफ़ाकी हुकूमत को ख़ास तौर पर, कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दें। आप तो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, पंजाब के अंदर जो है वो क्रैकडाउन्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, पंजाब में छापे पड़ने लग जाते हैं, तो हमारे लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के बयानात की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी। जब उस सूरत में जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की या इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी की, कॉल ही नहीं दी, तो फिर इस मौके के ऊपर इस तरह के बयानात देने की क्या मंतक है? तो अली अमीन गंडापुर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो नाला है, बरहम है, नाराज़ हैं अली अमीन गंडापुर के इस बयानात से। सियासी कमेटी के लोग, पीटीआई के लोग, ख़ास तौर पर जो वो ग्रुप है जो पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, वो ग्रुप है जो खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर के खिलाफ है, वो लोग, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हैरत का, ताज्जुब का इज़हार किया है और सियासी कमेटी में अपना मौक़िफ़ खुलकर सामने रखा है। इसके साथ-साथ जुनैद अकबर साहब जो हैं वो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो इस वक़्त कह रहे हैं कि पंजाब लीड करे और पंजाब से लोग निकलें, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं जुनैद अकबर साहब लीड करें, बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर लीड करें। लेकिन जो पैगाम है वो पैगाम उमर अयूब तक पहुंच चुका है। इस वक्त लीड जो है वो उमर अयूब साहब करेंगे, कोऑर्डिनेशन जो है वो सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, और पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब जेल से खुद सारा अमल दे चुके हैं। नूरीन खान के जरिए ये पैगाम दे दिया गया है उमर अयूब साहब को, इसीलिए कर्नल साहब ने अडयाला जेल के अंदर उनकी मुलाकातें जो हैं वो रोक दी हैं। तो ये सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त है, और ये सारी सिचुएशन है जो कि पीटीआई की इंटरनल मामलात हैं। बजट की तरफ पढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत के बजट के बाद अब जो है सूबाई बजट सामने आना शुरू हो चुका है। पहले तो वफाकी हुकूमत की जो बजट है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोग जो हैं वो खत्ते गुर्बत से नीचे आ चुके हैं, यानी तकरीबन 50% आबादी जो है वो पाकिस्तान की खत्ते गुर्बत से नीचे है, और 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इंतहाई गरीब हैं, इंतहाई मुतवस्सित तबका भी नहीं है, इंतहाई गरीब हैं, जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। यानी 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में तकरीबन 15 से 17 करोड़ लोग जो हैं वो इंतहाई कसमपुरसी या बहुत गरीब हैं, या खत गुर्बत से नीचे आ चुके हैं। तो ये सारे मामलात हैं, ये तकरीबन 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बनती है पाकिस्तान की। और इस सारी सिचुएशन के बाद अगर आप देखें पाकिस्तान की हुक्मरानों की शाखर्चियाँ, तो उसमें आर्मी ऑफिशियल्स के 50% अलाउंसेस सैलरी में बढ़ा दिए गए हैं, सोल्जर्स के 20% बढ़ा दिए गए हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाह बढ़ा दी है, 13 लाख रुपए तनख्वाह कर दी है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने 13 लाख अपनी तनख्वाह कर दी है। ये कोई भी और मुल्क होता तो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के घरों के बाहर एहतजाज हो रहे थे, वो बाहर ना निकल सकते। यहाँ पर लोग अपने बच्चों को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, लेकिन बेहिसी का आलम यह है कि सब लोग देख रहे हैं कि वो गरीब मर रहा है, मैं अपने काम में लगा रहा हूँ, मैं दूसरे को लूटता रहूँ, मैं अपने बिल्स जो हैं वो पूरे करता रहूँ किसी तरीके से। तो ये बेहिस कौम हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी अपने पाँव के ऊपर अपने हक हासिल करने के लिए खड़े होगी, क्योंकि ये वोट डालने वाला मामला जो है वो जमहूरी मुल्क में होता है। पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैसे ही अब एक ढकोसला रह चुका है जमहूरियत के नाम पर। मुख्यमंत्री साहिबा ने जो बजट पेश किया है, कमाल बजट है। उस बजट के अंदर देखें आपने बहुत कुछ
پروجیکٹس لانچ کیے، اس کے لیے فنڈز رکھے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ان کے منصوبوں کے نام چیک کریں. منصوبوں کے نام ہے نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں، نواز شریف میڈیکل سٹی، اس کے لیے بجٹ رکھا ہے. نواز شریف انجینئر اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور، اس کے لیے بجٹ رکھا ہے. مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ، مریم نواز ہیلتھ سروس پروگرام، مریم نواز ہیلتھ کلینک، نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر سرگودا میں، اس کے لیے بجٹ رکھا ہے. مریم نواز رورل ہاسپٹل پروگرام، اس کے لیے بجٹ رکھا ہے. نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئر اینڈ ٹیکنالوجی. اب نواز شریف صاحب کبھی خود کالج گئے نہیں ہیں، یونیورسٹی آف انجینئر اینڈ ٹیکنالوجی ان کے نام پہ پڑ گئی ہے. پتہ نہیں وہ کون سے نیلسن منڈیلا ہیں، کون سے انہوں نے پل بنائے ہیں، کون سی انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ، وہ جو فارم 47 والی انجینئرنگ ہے شاید وہ انہوں نے کی ہے، اس کی وجہ سے ان کے انجینئرنگ یونیورسٹی ان کے نام کے اوپر بن رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز ہیلتھ ریفارمز کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے. مریم نواز خود مختار پروگرام کے لیے انہوں نے رکھا ہے. مریم نواز فری وائی فائی کے نام کے اوپر انہوں نے بجٹ رکھا ہے. مریم نواز لیڈیز پارک پسرور، یہ بھی ایک بہت بڑا پارک بن رہا ہے پسرور میں، پھر وہ بھی مریم نواز کے نام پہ. نواز شریف ہاکی گراؤنڈ سیالکوٹ. اب یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ حکمرانوں کی بادشاہ جس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنے نام کے اوپر سارا کچھ کر لیں. ان کی کریڈٹ میں ہے کیا؟ انہوں نے کیا کیا ہے اس پاکستان کی عوام کے لیے؟ لوٹ موٹ. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ اب عوامی بجٹ سے اپنے نام کے منصوبے، یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کریں. ان کے کریڈٹ میں کیا ہے؟ ان کے کریڈٹ میں ایون فیلڈز ہیں، ان کے کریڈٹ میں پاکستان کی جو منی لانڈرنگ ہے، ان کے کریڈٹ میں پاکستان کے خزانوں کو نقصان پہنچانا ہے، ان کے کریڈٹ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹکس میں انوالو کرنا ہے، ان کے کریڈٹ میں پاکستان کے صحافیوں کو یلو جرنلزم پہ لگانا ہے، ان کے کریڈٹ میں پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کلاس کو جو ہے وہ کرپٹ کرنا ہے. ان کے کریڈٹ میں کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے منصوبے نام پروجیکٹ نام کر رہے ہیں؟ یہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے باپ کا ملک ہے. اور خود یہ کبھی میرٹ کے اوپر ایک کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. مطلب کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ یہ 1970 1980 نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے، جب تک عوام ان جیسے نمونوں کو برداشت کرے گی تو پھر ان کے ساتھ تو یہی ہوگا. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.